गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिट सेकेंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसका पार्ट 2 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 2 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर एंड डीएनए डुप्लीकेशन, इतना कुछ इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करेंगे कि डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस किस तरीके से होता है, या इसके बारे में जो जितने भी पॉइंट्स बीच में आए उनको क्या थे। पहले बात करते हैं कि डीएनए वो पार्ट जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और सेल के होने वाली हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वो सारी इंफॉर्मेशंस को कोड करता है, इसके पास वो सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और डीएनए में हर एक एक्टिविटी सेल के अंदर हर एक एक्टिविटी होती है। तो डीएनए की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको कैसे प्रोटीन के सिंथेसिस तक लाया जाता है, या सेल क्या है, सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो क्या है, और सेल किन प्रोटीन से बना हुआ है, कैसे वो फंक्शन करता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए एक टर्म यूज हुआ, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा का मतलब डीएनए से डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, डीएनए से सिंथेसिस होना मैसेंजर आरएनए की, और मैसेंजर आरएनए से फर्दर सिंथेसिस होना प्रोटीन की। मींस डीएनए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब किसके कारण होती हैं? प्रोटीन के कारण होती है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए की जो सिंथेसिस होती है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना। सेंट्रल डोग्मा के बारे में सबसे पहली बात फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहली बात पोस्ट किया 1961 में। तो डीएनए की जो सिंथेसिस हुई थी या डीएनए का जो रेप्लिकेशन हुआ उससे जो मैसेंजर आरएनए बना उसको हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन, और जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ इसको टर्म दिया गया ट्रांसलेशन। तो जितना भी डीएनए के अंदर प्रोसेस हो रहा है प्रोटीन तक बनने का, इसको हमने 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। पहला द प्रोसेस या द जेनेटिक कोड्स, number 2 the process of transcription, and number 3 the process of translation. The genetic code, the process of transcription and the process of translation. ये सारी चीज़ें दिमाग में कैसे आई, ये सारा कुछ ये क्रिक के दिमाग में कैसे चला, इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स पहले किए गए थे, जिसमें बीडल और टॉटम
बीटल एंड टॉटम। बीटल एंड टॉटम जो थे, इन्होंने एक फंजाई कॉमन ब्रेड मोल्ड और कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसका नाम था न्यूरोस्पोरा। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू इनका एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का सेगमेंट, जिसे डीएनए कहा या शॉर्ट में जी, उसको म्यूटेट कर दिया और म्यूटेट करने के बाद देखा जो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थी वो यहीं की यहीं रुक गई और जिसके कारण इस न्यूरोस्पोरा की डेथ हो गई। इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की जिसका नाम था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस का मतलब कोई एक जीन, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल होती है किसी एक एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए, और इसलिए इन्होंने नाम दिया इसको वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। बाद में इन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें उन्होंने पाया कि कोई एक जीन एक एंजाइम को नहीं बल्कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉलीपेप्टाइड मीन्स अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसको इन्होंने वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस का नाम दिया। ये सारे काम होने के बाद में जब सेंट्रल डोग्मा के बारे में बात आई तो सेंट्रल डोग्मा को स्टडी करने के लिए 3 डिफरेंट प्रोसेसेस की बात की गई, द जेनेटिक कोड्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे द जेनेटिक कोड्स के बारे में। जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, इनको किसने प्रपोज किया, ये कैसे बने, इनके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं जेनेटिक कोड्स। तो पहले बात करते हैं जेनेटिक कोड्स के बारे में। जेनेटिक कोड का जो फंडा था वो दिया जॉर्ज केमाउ ने। ये जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं इसके बारे में पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। देखिए, जो डीएनए होते हैं ये हमेशा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और इनके ऊपर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स लगे रहते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। हर एक डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। A, G, C and T। इसी के ऑपोजिट अगर आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, यहाँ भी 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है और यहाँ भी 4 ही न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। ये लेकिन हमको पता है किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस होने के लिए 20 अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं।
अब डीएनए पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन्हीं 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है, और इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए आरएनए पर जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो भी ये 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तो ये 20 अमाइनो एसिड्स को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, तो उन्होंने कहा, पहले ही प्रपोजल दिया गया कि 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनसे कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनसे 20 अमाइनो एसिड्स बनने चाहिए, लेकिन अगर 4 ही है तो 4⁻⁴ अगर हम लगा लें तो 4 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। केवल 4 ही न्यूक्लियोटाइड रहेंगे तो फिर 16 अमाइनो एसिड्स को कौन कोड करेगा। इन्होंने कहा नेक्स्ट अगर हम इसका डबलिंग कर दें 4⁻² हो जाए तो 4 × 4 दैट इज 16। इसका मतलब अभी भी 20 में से 16 है तो 4 बकाया बचे। इसका मतलब ये भी, इसका मतलब कम से कम ऐसी सीक्वेंसेस चाहिए जो 20 तो हो ही। इसका मतलब ये जो थे ना तो ये सिंगल नाइट्रोजन बेस से होते हैं न ये डबलेट से होते हैं। फिर उसके बाद प्रपोज किया ट्रिपलेट कोड। अब ट्रिपलेट कोड को देखने के लिए कहा 4⁻³ is equals to 4 × 4 × 4 that is 64। इसका मतलब 64 सीक्वेंस जो कोडिंग हुई इसमें 20 अमाइनो एसिड्स इजीली डिकोड किए जा सकते हैं। ये 64 जेनेटिक कोड्स जो थे ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं इसके बारे में पहले बात करते हैं कि पहले ये 64 कोड्स बनते कैसे हैं, और इनके बारे में हमें बताया किसने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। निरेनबर्ग, हॉले एंड ओका। ये 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ट्रिपलेट कोड पर काम किया कि जेनेटिक कोड जो होते हैं ये हमेशा एक ट्रिपलेट कोडोन होते हैं, 3 अक्षरों से बनी हुई एक कोडोन संख्या होती है जिसको हम ट्रिपलेट कोडोन कहते हैं। और इनके बारे में प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे ये 4 डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और इसके बारे में हमको इन्होंने बताया था ईयर 1966 में। अब बात करते हैं ये जेनेटिक कोड्स का जो 64 सीक्वेंस कोडोन्स होते हैं ये किस तरीके से बनते हैं। तो ये जो 64 जेनेटिक कोड्स होते हैं ये किस तरीके से बनते हैं कि हमको मालूम है कि पहली सेगमेंट, दूसरी सेगमेंट और तीसरा, 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। एक, पहला है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड U, A, G एंड C। यहाँ भी हमने वही लिख लिया, चेंज करें।
A, G and C. U, A, G and C. अब हर एक में 4 पार्ट, U, A, G, C, U, A, G and C. इनको बनाने के लिए पहले U, ये U और तीसरा वो U, U, A, U, U, G, U, U, C. इसी तरीके से U, A, U, U, A, A, U, A, G, U, A, C. इसी तरीके से सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। अगर हम लास्ट ये बना करके देखें, C, G, U, C, G, A, C, G, G, C, G, C. इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशंस जो बन जाएंगे, टोटल मिलाकर के हमारे पास आ जाते हैं 64 कोडोन्स। तो ये जो कोडोन्स होते हैं ये डीएनए पर प्रेजेंट, जैसे A, T, T, A, G, C, T, C, A, ये जो सीक्वेंसेस होती हैं इनमें 3-3 कोडोन के जो सेट बन जाते हैं, दैट इज नोन एज कोडोन। अब ट्रिपलेट कोडोन, तो कोडोन पहले तो है क्या चीज, व्हाट इज कोडोन? कोडोन, इट इज अ smallest unit of genetic information. कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो सबसे छोटे फॉर्म में निहित होती है, लिखी जा सकती है, उसको हम कोडोन कहते हैं। हर एक कोडोन 3 अक्षरों से बनी हुई एक सेगमेंट होती है, दैट इज नोन एज ट्रिपलेट कोडोन। ये जो 64 कोडोन्स थे, ये हर एक कोडोन कोई खास अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे AUG इज जो डिजिग्नेट करता है वो मिथियोनिन को करता है। UUU फिनाइल एनिलीन को कोड करता है। मींस हर एक कोड एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास 64 कोडोन्स हैं और हमको चाहिए केवल 20। तो इसमें से इन 64 में से 61 जो होते हैं ये कोडिंग करते हैं अमाइनो एसिड्स के लिए, और जो 3 होते हैं इनको हम कहते हैं नॉनसेंस कोडोन्स। नॉनसेंस कोडोन्स क्या होते हैं इसके बारे में अभी 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। तो ये बात हो गई कि जितने 64 कोडोन्स थे इनमें से केवल 61 कोडोन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं और 3 जो होते हैं वो नॉनसेंस कोडोन्स कहलाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जेनेटिक कोड्स के सेलिएंट फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स of genetic codes. क्या होते हैं ये जेनेटिक कोड्स के? नंबर 1, from
total 64 codons, only 61 code for amino acids and 3 are nonsense codons. Number 2, from total 64 codons, only 61 code for amino acids and 3 are nonsense codons. Number 2, these codons are non-ambiguous. Non-ambiguous का मतलब जैसे AUG जहां कहीं भी किसी भी जगह पाया जाएगा, दैट इज इट विल कोड फॉर मिथ्योनिन. ये मिथ्योनिन को ही कोड करेगा. कोई भी कोडोन स्पेसिफिक होता है एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए. नंबर 3, they are universal. यूनिवर्सल होने का मतलब होता है हम बात करें बैक्टीरिया की, हम बात करें किसी ब्राइफाइट की, हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, किसी में भी जो एक अमाइनो एसिड होगा वो जैसे ट्रिपल यू है वो फिनाइल एलनीन को ही डेजिग्नेट करेगा, उसके अलावा किसी दूसरे को नहीं करेगा, चाहे वो बैक्टीरिया में हो चाहे वो किसी भी ह्यूमन बीइंग में हो. मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पर कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ही डेजिग्नेट करेगी. दैट इज यूनिवर्सल. नंबर 4, दे आर कॉमालेस. कॉमालेस मीन्स अगर कोई सीक्वेंस है ATCGTCTTE, इनमें कहीं कोई ब्रेक, कॉमा या कोई मार्जिन, कोई स्टॉपिंग नहीं प्रेजेंट होती. हर एक कोड अपने आप ही 3 अक्षरों के बाद के कोड को अपने आप डेजिग्नेट करता चला जाता है. इनके बीच में कहीं कोई कॉमा, कहीं कोई फुल स्टॉप या कहीं कोई स्पेस नहीं प्रेजेंट होती. जैसे ATT, TC, TTA, CGA ऐसा नहीं होता, बल्कि ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इसको जो रीड आउट करने का तरीका होता है वो 3 अक्षरों के बाद अपने आप रीड करता चला जाता है, कोड करता चला जाता है. नेक्स्ट है नंबर 5, दे आर नॉन ओवरलैपिंग. नॉन ओवरलैपिंग होने का मतलब मान लीजिए ATGC ये 4 लिखे हुए हैं. अगर ओवरलैपिंग होती तो ATG एक होता, TGC दूसरा होता, फिर GCT तीसरा कोड होता. लेकिन ऐसा नहीं होता. कोई भी कोड अपने आप को या कोई भी नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस को ओवरलैप नहीं करता, बल्कि 3 अक्षरों से बना हुआ ही एक कोडोन होता है. इनके बीच में कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं पाई जाती. नेक्स्ट नंबर 6 है आपका जो 3 नॉनसेंस कोडोन्स होते हैं. 3 आर नॉनसेंस कोडोन्स.
ये 3 नॉनसेंस कोडोन्स मीन्स ये किसी अमाइनो एसिड को डेजिग्नेट नहीं करते, ये सिर्फ किसी भी सेगमेंट के लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, इनको स्टॉप कोडोन्स भी कहा जाता है। और ये 3 स्पेसिफिक कोडोन्स होते हैं UGA, also known as UAA and UAG. They are also known as opal, ochre and amber. ये 3 नामों से जाने जाते हैं, UGA, UAA and UAG, ओपाल, ओकर एंड एम्बर। ये 3 नॉनसेंस कोडोन्स हैं या फिर इनको स्टॉप कोडोन्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज द कोड्स आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब अगर कोई एक अमाइनो एसिड है, वो किसी स्पेसिफिक कोडोन से उसको डेजिग्नेट किया जा रहा है, तो वो अमाइनो एसिड दूसरे या तीसरे कोडोन से भी डेजिग्नेट की जा सकती है। मीन्स किसी एक अमाइनो एसिड के लिए एक या एक से ज़्यादा कोडोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं और होते हैं। मैक्सिमम जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके लिए 2 या 3 कोडोन्स पाए जाते हैं। ये जो मिथ्योनिन होता है AUG, जब भी किसी सेगमेंट में प्रेजेंट होगा तो ये स्टार्टिंग कोडोन कहलाता है। स्टार्टिंग कोडोन। स्टार्टिंग कोडोन का मतलब जिस जगह से डीएनए पर मैसेंजर आरएनए का बनना शुरू होगा या जहां से कोडिंग शुरू होगी। जब कभी ये किसी टेम्पलेट के स्टार्ट में आता है तो इसको हम स्टार्टिंग कोडोन कहते हैं, और जब किसी टेम्पलेट के बीच में आता है तो हम इसको जान जाते हैं कि ये मिथ्योनिन की सिंथेसिस के लिए आया है। तो ये कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जेनेटिक कोड के, जिनके बेसिस पर हम पहचान सकते हैं कि कोई भी एक जेनेटिक कोड होने के लिए क्या क्या चीज़ें। टोटल 64 कोडोन्स होते हैं, जिनमें से कि 61 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं, 3 नॉनसेंस होते हैं, ये नॉन एम्बिगुअस होते हैं। मींस एक स्पेसिफिक कोडोन जो होता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को डेजिग्नेट करता है, यूनिवर्सल होते हैं, चाहे किसी भी जीव जंतु में प्रेजेंट हो। ये एक कोडोन जो होगा वो स्पेसिफिक उसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। इनके बीच में कहीं कोई कॉमा नहीं पाया जाता, कहीं कोई ओवरलैपिंग नहीं पाई जाती। 3 जो नॉनसेंस कोडोन्स होते हैं ये स्टॉप कोडोन्स भी कहलाते हैं। ये 3 हैं, UGA, UAA, UAG, ओपाल, ओकर एंड एम्बिन के नाम से इनको जाना जाता है। ये कोड डीजेनरेट होते हैं, मींस एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। और AUG जो स्टार्टिंग कोडोन स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है किसी भी टेम्पलेट के, तो उसको स्टार्ट कोडोन कहा जाता है। और अगर ये उसके सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है तो हमें पता होता है कि ये मिथ्योनिन के सिंथेसिस के लिए प्रेजेंट होता है। अभी तक बात कंप्लीट हो गई हमारी जेनेटिक कोड्स के बारे में। जेनेटिक कोड किसने दिए, जेनेटिक कोड कितने होते हैं, जेनेटिक कोड कैसे बनते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनके सेलिंग फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले टर्म की, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन।